वर्ष के सभी छात्रों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। भारतीय संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। हमारी संविधान की प्रस्तावना में ये कहा गया है कि हम भारत के लोग, और अंत में यह है कि दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। इस प्रकार जो भारतीय संविधान है वो बाहरी शक्ति की कृति नहीं है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा निर्मित, अधिनियमित और अंगीकृत है। दूसरी जो विशेषता भारतीय संविधान की वो है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। हमारा जो संविधान है वो निर्मित है, यानी कि इसका निर्माण जो है वो एक विशेष समय में विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया, और इनकी अधिकांश बातें जो है लिखित है। हमारा जो भारतीय संविधान जो है वो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो ये निर्मित भी है और लिखित भी है, क्योंकि लिखा गया है इसीलिए 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं, और विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, व्यापक संविधान है ये। तीसरी जो इसकी बात है वो ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है ये। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत जो है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से बिल्कुल स्वतंत्र है। किसी भी बाहरी सत्ता के अधिकार में ये नहीं है। जैसे कि पहले ब्रिटिश हमारे यहाँ राज करते थे तो हम संप्रभु नहीं थे, किंतु अब वर्तमान में भारत जो है वो आंतरिक और बाह्य दृष्टि से बिल्कुल स्वतंत्र है। लोकतंत्रात्मक का मतलब ये है कि भारत में राज्य सत्ता जो है वो जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार होगा और जो जनता के स्वामी न होकर सेवक होंगे, यानी कि लोकतंत्र है हमारे यहाँ पे। और तीसरी बात है गणराज्य। भारत एक गणराज्य है। गणराज्य का मतलब ये होता है कि राज्य का जो प्रधान है वो वंशानुगत न होकर निर्वाचित होगा, अर्थात भारत में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी यानी राष्ट्रपति जो है वंशानुगत नहीं है, बल्कि भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। इसके अलावा समाजवादी राज्य जो है उसकी संकल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। और इसके अलावा भारतीय संविधान की जो विशेषता है वह है पंथ निरपेक्ष राज्य। यानी पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये है कि भारत जो राज्य है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, वो किसी धर्म का विरोध भी नहीं करता, और भारत धर्म निरपेक्ष है, यानी कि उसका अपना स्वयं का कोई धर्म नहीं है। वो किसी भी धर्म का, जाति, धर्म आदि के आधार पर कोई भेदभाव भी नहीं करता। हमारे यहाँ 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें भी हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का भेद करने की बात नहीं कही गई है। इसके अलावा कठोरता और लचीलेपन का समन्वय भी भारतीय संविधान में पाया गया है। संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला है कठोर संविधान, दूसरा है लचीला संविधान। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं किया जाता, यानी संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर ही संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न एक जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। भारतीय जो संविधान है वो कठोर संविधान की श्रेणी में आता है, जबकि भारतीय संविधान के बारे में ये भी कहा जाता है कि भारतीय संविधान लचीला, नमनीय और कठोर कहलाता है।
क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अनुच्छेद 368 के अनुसार कुछ विषयों में संशोधन करने के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है। जैसे हमारे यहाँ बच्चों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसकी जो विधि है वो संघ और इकाइयों के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया है और राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि जो विषय है, इनकी जो संशोधन की प्रणाली है वो बहुत कठोर है। इसके अलावा संसदात्मक शासन व्यवस्था भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है और संसदात्मक शासन व्यवस्था का मतलब ये है कि जब व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका बनाई जाती है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम संसदात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें वास्तविक सत्ता जो है वो मंत्री परिषद में निहित होती है जिसे व्यवस्थापिका निर्वाचित करती है और व्यवस्थापिका के प्रसाद पर्यंत ही वह अपने पद पर बनी रहती है। इसमें नाममात्र और वास्तविक प्रधान अलग अलग होते हैं। नाममात्र जो है वो राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति या राज्यपाल जो है वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं और वे अपने अपने उत्तरदायी मंत्रियों की मंत्रणा के आधार पर कार्य करते हैं। और वास्तविक प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री जो है वो वास्तव में सरकार को चलाते हैं। इसके अलावा संघात्मक शासन व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक शासन व्यवस्था की जो 3 प्रमुख विशेषताएं हैं, लिखित संविधान, भारतीय संविधान लिखित है इसमें 395 धाराएं हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा शक्ति का जो विभाजन राज्य और केंद्र सरकारों में किया गया है और हाँ आपको पता है कि 3 प्रकार की हमारे यहाँ सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, है ना। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां भी है और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन हमारे यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा इन स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था भी हमारे यहाँ की गई है। और जो स्वतंत्र न्यायपालिका की जो व्यवस्था है वो किस रूप में है, जैसे केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद होता है या कोई भी झगड़ा होता है तो न्यायपालिका जो है उसको झगड़े का निपटारा करती है। इसके अलावा हमारे यहाँ संसदीय प्रभुसत्ता तो है ही, साथ में न्यायिक सर्वोच्चता भी है। हमारे यहाँ पे संसदीय सर्वोच्चता यानी ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है उसको और अमेरिका में न्यायपालिका सर्वोच्च है उसको, दोनों का हमारे यहाँ पे समन्वय किया गया है। और न्यायालय जो है हमारा उसके पास में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। भारत में जो संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, संसदात्मक व्यवस्था को अपनाकर संसद की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है, लेकिन साथ ही साथ हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था को भी अपनाया गया है। इसलिए न्यायालय जो है, न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने और उन विधियों और आदेशों को अवैध घोषित करने का अधिकार दिया गया है जो संविधान के विरुद्ध है। न्यायालय के इस अधिकार के साथ ही संसद को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह न्यायालय की शक्तियों को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकती है। इसलिए एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के द्वारा न तो ब्रिटेन के समान संसदीय प्रभुता को स्वीकार किया गया है, न ही अमेरिका की तरह न्यायपालिका की सर्वोच्चता को, वरन हमारे यहाँ पे दोनों पद्धतियों के बीच की प्रणाली को अपनाया गया है। इसके अलावा मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान के में वर्णित है। मौलिक अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है और मूल अधिकार जो है वो भाग 4 जिसमें कि नीति निर्देशक तत्व आरंभ है। 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पे चतुर्थ ए जोड़ा गया जिसमें कि मूल अधिकार, मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। मूल अधिकार जो है प्रारंभ में 7 थे और वर्तमान में 6 है, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को हमारे यहाँ पे हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संस्कृति का अधिकार है। ये सब अधिकार हमारे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये सारे अधिकार हमारे यहाँ पे नागरिकों को दिए गए हैं। और यदि किसी भी नागरिक का अधिकार किसी के द्वारा भी प्रताड़ित किया जाता है, छीना जाता है, तो न्यायालय की शरण ले सकता है और उनको प्रोटेक्ट कर सकता है।
इसके अलावा हमारे यहाँ पे मूल कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है। हमारा जो मूल संविधान है उसमें कर्तव्य नहीं थे, किंतु हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने और बाद में सोचा कि भाई मूल अधिकार तो है लेकिन मूल कर्तव्य नहीं है, जबकि सभी नागरिकों के कर्तव्य भी निर्धारित होने चाहिए। तो संविधान संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन करके जो 1976 में हुआ था, तो मूल कर्तव्यों को इसमें जोड़ दिया गया 51 क के माध्यम से। तो मूल कर्तव्य हमारे यहाँ पहले तो 10 थे, लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा हमारे यहाँ पे एक मूल कर्तव्य और जोड़ा गया। वो ये था कि माता पिता जो है उनका ये दायित्व है कि वो 6 से 14 साल तक के बच्चों की शिक्षण है वो अनिवार्य रूप से करवाएं। धन्यवाद बच्चों।